एक सिंह की जड़ी रखा करते हो। हाँ हाँ। वो उनसे मेरा थोड़ा परिचय था। वो आर्गुमेंट्स में सुनता था तो जवाहर लाल की क्वालिफाइड आदमी, बड़े पर्सनैलिटी के मालिक थे। एक आंख से थोड़े ही वो डिस्टर्ब। हाँ, उनको काना दौलता भी कहते हाँ थे। वही कार्ड पे चुनाव लड़े उन्होंने। अच्छा, हर बार चुनाव कार्डों पे लड़ते हर थे। बार का चुनाव कार्ड। आज के चुनाव नहीं थे जी, वो गिने चुने 10-5 आदमी होते थे। मतलब मैनिपुलेटिव। बंसीलाल जी से दोस्ती होती तो हरिद्वार से भिड़ जाती। तो मैं जैसे आजकल सिफारिशी चिट्ठी लिखते हैं ना, वो नहीं लिखते थे। 5 रुपए की किताब थी, 200 कॉपी निकली थी और 1 घंटे के अंदर सारी बिकी थी। आप लोग हमने यहाँ सुबह नारे लगाए। अच्छा, डीसी के ऑफिस के सामने? हाँ, मतलब डीसी के रेजिडेंस के सामने। चोई बंसीलाल मुर्दाबाद है। चोई बंसीलाल मुर्दाबाद। मतलब एक ऐसी अवेकनिंग थी, चाहे दिल्ली का माड़ा काल दी, वो भी जीतते हैं। मतलब एक किताब लिखनी शुरू कर दी, चौटाला से चंडीगढ़। अब चोई हरिद्वार लाल लिखनी शुरू कर दी, चंडीगढ़ से चौटाला। नमस्कार दोस्तों, हरिभूमि टीवी के जो कसुत्ते चासड़ू दर्शक होते हैं उनमें से एक हैं राजवीर धनखड़ जी। और राजवीर धनखड़ जी आज गुड़गांव से चल के सीधे हमारे पास आए हैं कुछ पॉलिटिकल बातें बताने के लिए। आदमी के अपने अनुभव होते हैं और राजनेताओं के साथ रहने का हरियाणा के बहुत सारे लोगों को सौभाग्य मिला है, तो राजवीर धनखड़ जी उनमें से एक है। सबसे पहले तो धनखड़ जी आपकी नमस्कार। आपको आप बताओ, आपका परिचय दो सबसे पहले। तो आप कहाँ से हो और क्या करते रहे जीवन भर? मेरा नाम राजवीर सिंह धनखड़ है जी। गांव हमारीपुर है, कलोई हल्के का गांव है। अच्छा। और मैं वहीं पढ़ा हूँ। अच्छा। 1972 में मैट्रिक करने के बाद मैं चंडीगढ़ चला गया था। 73 में। 73 में? तो उसमें चोई बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे? चोई बंसीलाल मुख्यमंत्री। मैंने खुद बतौर मुख्यमंत्री कई बार मैं उनसे मिला हूँ। अच्छा। और देखे हैं मैंने उनको। अच्छा। उन दिनों के विधानसभा के सत्र भी देखे हैं मैंने। अच्छा। तो चोई प्रताप सिंह दौलता उन दिनों में मेंबर असेंबली होते थे, जो 57 में शायद सीपीआई से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे थे जी। उनके पास में रहता था। वहाँ रहते रहते जब ये अपोजिशन के लीडर थे चोई दल सिंह जी, चोई हरिद्वार लाल, और इनका तो ज़्यादा ही आना जाना था। एक जगजीत सिंह पोल्लू होते थे उन दिनों में। एक सिंह की जड़ी रखा करते हो। हाँ, वो उनसे मेरा थोड़ा परिचय था, थोड़े देखे मैंने। अच्छा। लेकिन दौलता साहब को, चोई दल सिंह को और चोई प्रियव्रत के भाई होते थे एक प्रताप सिंह। अच्छा। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो वो इलेक्शन पिटीशन जो थी वो चोई हरिद्वार लाल ने की थी। अच्छा। तो ड्यूरिंग इलेक्शन पिटीशन मेरा इन सब से और ज़्यादा परिचय हुआ। अच्छा। और वो आर्गुमेंट्स में सुनता था चोई हरिद्वार लाल की। अच्छा, कैसे? आप कोर्ट में थे? मैं जैसे उस वक्त तो दौलता साहब के साथ रहता था। अच्छा, दौलता साहब के साथ रहने लग गए थे? दौलता साहब के साथ रहने लग गया मैं। प्राइवेटली अपनी पढ़ाई करता और उनके साथ ही रहता। उनका काम जो ऑफिशियल होता है वो ही करता। अच्छा, अब सबसे पहले तो प्रताप सिंह दौलता जी से ही शुरू करते हैं जी। प्रताप सिंह दौलता जी कहाँ के रहने वाले थे और उनका राजनीतिक क्या तजुर्बे, स्टाइल थे? दौलता साहब का चिमनी गांव था यार रोहतक में। अच्छा। जो बेरी हल्के में पड़ता है। हाँ। वो यहीं से मेंबर असेंबली बनते रहे, यहीं से रोहतक से वो मेंबर पार्लियामेंट रहे। फुल टाइम राजनेता थे वो? फुल टाइम। अच्छा। और वो सीनियर एडवोकेट थे हाई कोर्ट के। अच्छा। उन दिनों में कोई 200 वकील टोटल होते थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उनमें से वो एक थे। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी थे? हाँ, क्वालिफाइड आदमी, बड़े पर्सनैलिटी के मालिक थे। एक आंख से थोड़े ही वो डिस्टर्ब। हाँ, उनको काना दौलता भी कहते थे। हाँ, वही। तो उनके बाद उनका कोई बच्चे उच्चे राजनीति में आए? उनका एक बेटा था छोटा बुल्गानिन। वो बुल्गानिन? क्या नाम बताया आपने? बुल्गानिन। ये तो वो कम्युनिस्ट थे इसलिए रखा था? हाँ, उनको जो बुल्गानिन आए थे। अच्छा। उन्हीं के, इनके दौलता साहब के साथ संबंध थे। अच्छा, वो वामपंथी थे? वामपंथ से राजनीति में आए थे शुरू में? अच्छा। बाकी वो बड़े खुले से आदमी थे। बताते हैं कि वो चिट्ठी लिखा करते थे, कार्ड लिखा करते थे, उसमें उनका फोटो होता था और 2-4 बात लिख के आपका प्रताप सिंह दौलता। अच्छा। कार्ड पे चुनाव लड़े हैं उन्होंने। अच्छा, हर बार चुनाव कार्डों पे लड़े? हर बार का चुनाव कार्ड पे। अच्छा। आज के चुनाव नहीं थे जी वो। गिने चुने 10-5 आदमी होते थे, बाकी हर मतदाता के पास उसके कार्ड से पहुंच होती थी। अच्छा। ये उनका अपना तरीका था। और एक बार जब विजिट करते तो सारे गाँव में जाया करते। अच्छा।
ये नहीं था कि ये एक आदमी पकड़ लिया उसी का, नहीं, सबसे मिलते थे। भाई वो एक ही दौरा होता था, उसके बाद चुनाव ही हो जाता था। ईमानदार आदमी थे। हाँ, ईमानदार। अच्छा, तो उनका जो बेटा था बुल्गारिन, उसने कोई चुनाव उनाव लड़े? ना, वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, वो एक्सपायर। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। हम्म। और बड़ा लड़का उनका विजेंद्र, वो शायद मेजर जनरल रिटायर हुए अब। अच्छा, तो चौधरी प्रताप सिंह दौलता के सबसे अच्छे संबंध किससे थे राजनीति में? उनका दोस्त कौन था राजनीति में? उनके दोस्त वैसे तो हरद्वार लाल थे ज्यादा है। लेकिन वो जब चोई बंसीलाल को खटकना होता था, अच्छा। जब चोई बंसीलाल को कोई सख्त संदेश देना होता था तो चोई हरद्वार लाल के साथ दोस्ती बढ़ जाती थी। अच्छा। और जब उसमें तलखी में काम नहीं चलता था तो फिर चोई हरद्वार लाल के साथ तलखी हो जाती थी। अच्छा। वो एक किस्म की मतलब मैनिपुलेटिव। बंसीलाल जी से दोस्ती होती तो हरिद्वार लाल से बिगड़ जाती और हरिद्वार से बनती तो बंसीलाल जी से बिगड़ जाती। अच्छा। तो ये बड़े वो मुंह फट से पॉलिटिशियन थे। और तो ये हरद्वार लाल का तो था ही कमाल। अच्छा। वो ने जैसे आजकल सिफारिशी चिट्ठी लिखते हैं ना, वो नहीं लिखते थे। कौन? हरिद्वार लाल जी? हाँ। उनने जिसको कहना होता था लैंडलाइन फोन से ही कह देते थे। अच्छा। मतलब कोई झूठ प्रेम का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, कहते हैं कि चौधरी हरिद्वार लाल जी थोड़े से मुंह फट आदमी थे। वो किसी के बारे में कुछ भी कह दिया करते। उन्होंने बंसीलाल जी के बारे में तो एक ऐसी किताब लिख दी जिसको रुकवाने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। 5 रुपए की किताब थी, 200 कॉपी निकली थी और 1 घंटे के अंदर सारी बिक गई थी। अच्छा, क्या नाम था उस किताब का? वो था शायद रफ एंड करप्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड ऑटोनमी ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। बंसीलाल पे लिखी थी वो। है आपके पास वो किताब? मेरे पास नहीं है, लेकिन एक मिस्टर ढोचक है सेशन जज। हाँ, चंडीगढ़ MM ढोचक जी, उनके पास है। वो तो ईमानदार जज है वो। बहुत बढ़िया। जुडिशरी में ऐसे आदमी लाइट मार के टोहना मिलते नहीं। अच्छा, चलो अब आप मैंने बीच में टोक दिया आपको। अब वो शुरू से कहानी शुरू करो जो आप जैसे पॉलिटिक्स में आपने जो देखा। हाँ, तो वो रहा जी, वहाँ जैसे मैं दौलता साहब के साथ रहता था ना, तो नेताओं के संपर्क में आ गया। जब वैसे भी मैं जवान ही था। अच्छा। बाल क्या था, उभरता था, तो वो असर हुआ। और तो छोटराम की बुक्स में उन दिनों में बहुत पढ़ता था। अच्छा। मेरे दिमाग में मतलब उनकी जो कार्यशैली थी ना, वो ये समझ लो एक संस्कारों का हिस्सा बन गया मेरा। अच्छा। 12 मई 1974 को जी, तो चरण सिंह ने एक मीटिंग बुलाई विठल भाई पटेल हाउस में। अच्छा। दिल्ली जी। तो उस मीटिंग में चौधरी चांदराम, चौधरी दल सिंह, महंत सरियानाथ और चौधरी देवीलाल, ये तो थे उस लेवल के लीडर। अच्छा। और यारों तक से थे सतवीर सिंह हुड्डा, जो 2+5 का जो मुद्दा चलाते। हाँ। ये भी उस दिन उस मीटिंग में थे। एक चौधरी वीर सिंह ससाने से सरपंच होते थे, पुराने ग्रेजुएट थे, वो भी थे। मैं भी उस मीटिंग में था। अच्छा। तो उस मीटिंग में भारतीय क्रांति दल बनाई थी, जो चौधरी चरण सिंह ने जो बनाया था। चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी। चौधरी चरण सिंह ने हरियाणा की भारतीय क्रांति दल बनाई थी। हाँ। जिसमें चौधरी चांदराम को अध्यक्ष बनाया था। अच्छा। और उस में जो मुझे याद है 14 आदमी थे हम खुद। अच्छा। जो चरण सिंह ने मेंबरशिप के जो फॉर्म भरा था ना, उसको दस्तखत किए थे। और मैंने उसको छाती का लगा बड़े दिन से बाल के रखा। अच्छा। एक लगा था भाई चरण सिंह का दस्तखत है मेरे पास। फिर ये जलसे हुए। जलसों में बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया। जैसे पहला जलसा रोहतक हुआ, फिर गुहाना हुआ, फिर जींद हुआ, फिर सोनीपत हुआ। तो हर जलसे में मैं मतलब स्टेज पे होता था। अच्छा। और उन्हें पहले तो जैसे अनाउंस करते, लोगों को बताते भाई बहुत बड़े नेता हैं, ऐसे जाग बुनियादी करते। यहाँ भिवानी स्टैंड पे ऑफिस भी बनाया था हमने। अच्छा। चौधरी देवीलाल की रहनुमाई में ही था। अध्यक्ष चांदराम थे। तो वो दौर भी हमने देखा फिर। अच्छा। उन नेताओं की सादगी और स्पष्टवादिता देखी। मतलब जो आजकल है ना, वो नहीं था। ईमानदार लोग थे। हाँ। तो चरण सिंह को बहुत नज़दीक से देखा है मैं। अच्छा। कभी यूँ जैसे ऐसा भी मौका मिला, जैसे मैं और आपने ये सतपाल मलिक जो भी गवर्नर थे, ये उन दिनों में इनके बहुत नज़दीक होते थे। अच्छा। और तो करतार सिंह इनके PSO होते थे। अच्छा। तो ये चलते चलते फिर
एक जैसे राजनारायण जी ने इलेक्शन पिटीशन की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हाँ जी, 26 जून 1975 को बहादुरगढ़ जलसा रखा था हमने, हम्म, राजनारायण जी ने आना था। अच्छा, 25 जून की रात को इमरजेंसी लगी, हम्म, तो हम यहाँ से बहादुरगढ़ से मतलब गए बहादुरगढ़, भाई जलसे का कराए, फिर तो वहाँ पुलिस थी, उन्होंने कहा जाओ यहाँ कुछ नहीं है, भागो यहाँ से। हम आ गए, तो फिर हमने मतलब पुलिस की नोटिस में थे भाई ये सक्रिय कार्य करता है। हमने एक विचार किया भाई ये बजाय के हमें घर से निकाल के गिरफ्तार करें तो उसका तो कोई यूज नहीं होगा, पकड़ेंगे जरूरी है, तो क्यों ना एक पॉलिटिकल अवेकनिंग क्रिएट हो, ऐसा एक्शन लिया जाए। तो उसमें ये सतवीर हुड्डा जो थे, हम मतलब 15-14 आदमी इकट्ठे हुए। अच्छा, जब यहाँ डीसी की कोर्ट ऑफिस रेजिडेंस यही था। 1 जुलाई 1975 को, यानी 26 जून को इमरजेंसी लगी, 25 की रात को, 5-4 दिन के बाद ही 1 जुलाई को आप लोग हमने यहाँ सुबह सुबह नारे लगाए। अच्छा, डीसी के ऑफिस के सामने? हाँ, मतलब डीसी के रेजिडेंस के सामने। चोई बंसीलाल मुर्दाबाद है, चोई बंसीलाल मुर्दाबाद, इमरजेंसी, लोकतंत्र का गला घोटते हैं, इसको हटाओ फलाना, ये काफ़ी मतलब काफ़ी शोर शराबा हो गया। यानी कि रोहतक में उस वक्त ये अनएक्सपेक्टेड एक्शन था, जिसको उम्मीद नहीं थी, ऐसा भय का वातावरण था, उसमें ये किया। तो इतनी देर में पुलिस चौकुरदेग आ गई और हमें बैठा के ये ले गए सदर थाने की हवालात में। अच्छा, तो वहाँ रहे रात को, अगले दिन इन्होंने पेश करके हमें जेल में भेज दिया। तो जेल में जो नेता उन दिनों में थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी, रोहतक जेल की बात बता रहे हो ना? रोहतक जेल की, लाल कृष्ण अडवाणी जी, बीजू पटनायक जी एक्स चीफ मिनिस्टर उड़ीसा, कर्पूरी ठाकुर जी एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार, पीलू मोदी जी, राजनारायण जी, मधु दंडवते जी, अशोक मेहता जी, सिकंदर वक्त जी, अच्छा, और तो कुछ टाइम के लिए हुक्म चंद गोयल होते थे एक रोहतक के, अच्छा, आरएसएस के एक परमानंद तुल्ली होते थे ये, और हम ये सब आदमी मतलब राजनारायण जी, अच्छा, और कुछ वक्त के लिए चंद्रशेखर जी भी आए रोहतक जेल में। रोहतक जेल में सरदार त्रिलोक सिंह वहाँ एक सुप्रीम जेल होते थे, वो बड़े अकोमोडेटिंग नेचर के थे, सबको मतलब ठीक ठाक जैसे संभाले। अब इस दौरान में, क्योंकि मैं सबसे छोटी उम्र का था। अच्छा, कितनी उम्र थी आपकी उसमें? ये मान लो 20 साल 20 साल भी शायद नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ एक मिस्टर आनंद एसडीएम होते थे, ये मेनका गांधी के परिवार से ही थे, आईएएस थे, लेकिन उनको जो ट्रेनिंग पर लगाते होते होंगे। उन्होंने रिपोर्ट वगैरह मांगी कि भाई कौन कौन क्या है, तो उन्होंने प्रोडक्शन वारंट या जैसे भी करके हमें बुला लिया यहाँ जमानत के लिए। हाँ, मतलब अपनी कोर्ट में। वो कहने लगे भाई आप अपोलॉजी लिखो, छोड़ देंगे आपको। मैं कहा जी मेरा क्या कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो काम सरकार का है, सरकार विड्रॉ करे मामला, ये लोकतंत्र का गला घोट दिया, लोग जेलों में बंद कर दिए, ये तो कोई तरीका नहीं है। वो कहने लगे भाई तुम, तेरा क्या है, मतलब ज़्यादा वो नहीं करते, और तेरे माँ बाप का क्या हाल होगा, ऐसी उम्र में तेरे पढ़ने का टाइम है। मैं कहने लगा जी जो 23 मार्च 1931 को फांसी तोड़ दिए, उनके माँ बाप ही नहीं थे, जो सारा था अपना। मगर फिर वो खुद ही बोला ले जाओ भाई इसको, ले जाओ ले जाओ। फिर हमें जेल में ले गए, वो वापस चले गए, वापस जेल में ले गए, वापस जेल में वहाँ रहे। तो इन लोगों के जो संपर्क में रहे हम, इनको बड़ा उत्साह हुआ था कि भी हम अकेले बंद नहीं है, लोगों में चिंता है इस बात की कि भी ये गलत हो रहा है। तो ये एपिसोड होकर फिर जैसे मतलब जमानत तो होगी, बाहर आए, तो फिर ये 77 में जैसे जनता पार्टी बनी। ठीक है, जनता पार्टी जब बनी तो हम टिकट के मतलब जैसे दावेदार थे सतवीर हुड्डा, मैं तो बालक, मेरी उम्र नहीं थी। अच्छा, 25 के नहीं हुए ना। ये संत कुमार था मेरा मतलब ताऊ का ही लड़का था, एडवोकेट संत कुमार। हाँ, अच्छा, ये भी हमारे साथ जेल में थे, उस जत्थे में ही थे। अच्छा,
तो इनको टिकट मिल गया हसनगढ़ से। ये जीत गए, हैं जी? जीत गए वो जीत के मतलब 1 रुपया खर्चना नहीं, और उल्टा लोगों ने बड़े सम्मान से जिताए। और चोई माड़ू सिंह को हराया उन्होंने। चोई माड़ू सिंह बहुत पुराने थे उस वक्त। कोई भी उस वक्त जनता ने किसी चोई माड़ू सिंह को नहीं, मतलब एक ऐसी अवेकनिंग थी, चाहे दिल्ली का माड़ा काल थी, वो भी जीते हैं। उस दौर में चौधरी हरद्वार लाल को टिकट नहीं दिया। अच्छा, देखो उनकी टिकट कटने के क्या कारण थे? भाई ये सब न्यू थे कि ये जो है तुम्हें चलने नहीं देगा। अच्छा, अपनी फ्यूचर की एडजस्टमेंट देख रहे थे। उन दिनों में उन्होंने एक पंपलेट निकाला कि 90 की 90 विधानसभा में किसको टिकट क्यों, हर मतलब आदमी की टिकट के रिगार्डिंग उसका पिछोकड़ दिया, इसको इस कारण से, इसको इस कारण से, एक पंपलेट सा निकाला था उन्होंने। और खुद वहाँ इंडिपेंडेंट खड़े हुए। कहाँ? जज्जर से, बादली से, और वो जीते। अच्छा, इंडिपेंडेंट जीत गए। इंडिपेंडेंट जीते उस दौरान में। अब चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए, तो डॉक्टर राजा राम ने मतलब एक किताब लिखनी शुरू कर दी, चौटाला से चंडीगढ़। अब चौधरी हरद्वार लाल लिखनी शुरू कर दी, चंडीगढ़ से चौटाला। अच्छा, और वही MLA हॉस्टल में रहना। वो बड़े अलग किस्म के आदमी थे। डॉक्टर राजा राम तो चौटाला ही गांव के रहने हाँ, वो तो चौटाला। उन्होंने लिखी किताब चौटाला टू चंडीगढ़, और डॉक्टर द्वारीलाल जी ने लिखनी शुरू कर दी चंडीगढ़ से चौटाला। हाँ। अच्छा, तो वो इन्फॉर्मेशन लगी CM को, जैसे तैसे करके फिर इनको फ्लड का चेयरमैन लगाया। अच्छा, उनका समझौता हो गया आपस में, मतलब हुआ। फिर पहले फ्लड के चेयरमैन लगाए, फिर उनको वाइस चांसलर लगाया। अच्छा, और उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद बादली का भी इलेक्शन हो गया, बाई इलेक्शन। अब उसमें टिकट जो है वो उदय सिंह दलाल को दे दिया। अच्छा, उदय सिंह दलाल मांडोठी का होता था। जी बहुत। चौधरी हरद्वार लाल क्योंकि VC थे, और उदय सिंह दलाल एक गैर सरकारी सा अप्रोची सा, मतलब जैसे चौधरी हरद्वार लाल के संपर्क का आदमी था जी। तो वो इलेक्शन की आ गई नौबत जी। सारा जलसा था, मैं उस जलसे में शामिल था। चौधरी हरद्वार लाल भी गए। इधर कांग्रेस का टिकट था चौधरी प्रताप सिंह को, चौधरी प्रियव्रत के भाई को। अच्छा, तो उसने कुछ लूज टॉक चौधरी हरद्वार लाल के रिगार्डिंग कर दी थी, तो वो बात भी उन्होंने वही जलसे में कह दी। वो एक नीडर भी थे और रुकते नहीं थे। चौधरी हरद्वार लाल को भी बुला लिया जलसे में बतौर VC। उन्होंने वहाँ कहा कि भी लोग अनपढ़ से आदमी हैं, यूँ कह देते हैं कि मैं किसी जलसे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं वाइस चांसलर हूँ। उनको बेवकूफ़ों को ये ज्ञान नहीं कि मैं लोकसभा में ही बोल सकता हूँ। ये जलसे की बात है। चौधरी प्रताप सिंह ने, भाई मेरी और आपकी बेटी क्या दो है, उन्होंने बड़ा खराब लफ्ज कहे हैं, वो तुम देख लेना। फिर बात उदय सिंह दलाल की आ गई। मतलब ये भी कहा जी मेरी मदद करो। मैं कहा अभी तो सामाजिक सा गुंडा सा आदमी है पब्लिक में, खैर भाई देख लेना। जहाँ तक चौधरी देवीलाल का ताल्लुक, चौधरी देवीलाल वही स्टेज पे है। भाई मैं तो इनको रिश्ता करने लगा था पोती करके उसमें, लेकिन बाद में पता चला दलाल मान देसवाल से आगे भाई है। अच्छा, इनका आपस में रिश्ता नहीं होता। और भाई जिनको इतनी लंबी जूती हाथ करके गया था, जिनको इतनी लंबी जूती आती हो, उमाकल कितनी होगी तुम देख लेना। और उदय सिंह दलाल जो है वो चुनाव जीत गया। अच्छा, प्रियव्रत का भाई जो प्रताप था वो चुनाव हार गया। वो फिर अगला मैटर चलता रहा। अब इस दौरान में मतलब जैसे इतनी खुशामद उन दिनों में लोग इतनी खुशामद के भूखे नहीं होते थे। चापलूसी को ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन ये एक ऐसा गुण है कि डाल ही लेता है, पसंद आई जाती है। तो मैंने सोचा भाई राजवीर अब जो है ना समझ भी हो गई थी, मेंटली डेवलप हो गए थे, मगर अभी अब छोड़ो और अपनी नौकरी करो। अच्छा, तो मार्केटिंग बोर्ड में वैकेंसी निकली, मैंने उसमें अप्लाई करा और मेरा सिलेक्शन हो गया। चौधरी प्रताप सिंह ठाकुरान चेयरमैन होते थे गुड़गांव से, MLA, वो बोर्ड के चेयरमैन थे। अच्छा, अब होता क्या है, अप्रैल 79 से जून 79 तक
251 आदमी लगा दिए। अच्छा। जिसमें सारे रूरल एरिया के सब कम्युनिटी से आदमी थे। इन बिटवीन 79 में ये घटनाक्रम हो गया। चोई देवलाल को हटाकर चोई भजनलाल बन गए, सरकार टूट गई, चीफ मिनिस्टर वो बन गए। इन्होंने सबसे पहले आते इनको निकाला। इनको ये जो 251 आदमी मार्केटिंग बोर्ड में लगे, ये चोई भजनलाल ने काट दिए। चोई भजनलाल आते पहला काम ये करे। मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था जी, निकलने वालों में मैं भी था जी जी। मेरे चोई भजनलाल के साथ अच्छे संबंध रहे थे। उन्हीं दिनों में जब मैं दौलता साहब के साथ रहता था तो आना जाना था। 2 सेक्टर में इनकी कोठी थी। चोई बंसीलाल ने इनको मिनिस्ट्री से काट दिया था। अच्छा। चोई भजनलाल को मिनिस्ट्री से निकाल दिया था, काट दिया था जी। जब इसकी मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर के यहाँ उसकी नोटिस में आई तो इनको बाहर कर दिया था। तो तब मेरा इनके पास आना जाना था। मैं चोई भजनलाल के पास गया। मैं चोई साहब आप तो कर्मचारी क्या के आदमी हो, ये क्या कर दिया आपने, इनको लगा दो। मैं बोला भाई नहीं राजवीर, मगा जी लगा दो इनको कोई। मगा आप भूल गए उस बात को जब मैंने आपको कहा था चीफ मिनिस्टर बनने से 2 महीने पहले, मैं आप पहचानोगे नहीं जब चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। तब आपने ये कहा था नहीं नहीं राजवीर पहचानूंगा, क्यों नहीं, मैं पहचानूंगा आपको। मैं कहने लगा फिर मगा पॉलिटिकल सेक्रेटरी तो मैं ही हूँ ना फिर आपका। वो बोले भी वो होगा जनार्दन शर्मा। अच्छा। और बहुत पोस्ट है। और इन्होंने मुझे लड्डू खिलाया, सुबह सुबह की बात थी ये, और शायद 100 रुपये या 50 रुपये कुछ पैसे भी दिए, जब तो हमें वही बहुत थे। अब ये तो 2 महीने के अंदर सीएम बन गए जी। और इधर मेरा मार्केटिंग बोर्ड में जाना हो गया, नौकरी कर ली, और इधर इन्होंने निकाल दिए। मैंने कई बार मतलब गुजारिश करी इनसे। प्रोफेसर शेर सिंह जी का चुनाव 1977 में जब एनपी का लड़ा तो सारे चुनाव में मैं प्रोफेसर साहब के साथ था। पहले मैं एड्रेस करता था मीटिंग को, बाद में प्रोफेसर साहब बोलते थे और यूँ कहते थे राजवीर यार जो बात मैंने कहनी तू सारी कह दे, मेरे लिए तो छोटा ही नहीं कुछ। सारा इलेक्शन वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए। मैंने मैं प्रोफेसर साहब को कहा माँ जी चोई भजनलाल को कहो ये सारे रूरल एरिया के लड़के हैं इनको लगा दे। इनका क्या कसूर है। हरियाणा भवन में मुझे बुलाया प्रोफेसर साहब ने, बिल्ला भाई भजनलाल जी आ जा। तो गए, वो कहने लगे भाई चोई भजनलाल जी राजवीर की बात सुनो। बोले जी मैं कहते रहा हूँ, इन्हें तो वहाँ पंगा कर रखा है, रोज भजनलाल मुर्दाबाद भजनलाल मुर्दाबाद नारे लगा रहा। मैं कह रहा भाई तू अपनी बात कर। मैं कहा जी मैं अमानत में खयानत नहीं करता, आप मेरे को मत लगाओ, इनको लगा दो। बोला मैं चीफ मिनिस्टर भजनलाल कह रहा हूँ, तेरे मुँह की कही कह रहा हूँ। हाँ जी वो तो कह रहे हो पर आप मेरी मान तो ना रहे, न तो लगाओ तो बात है, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ। और मैं उनको दोनों को छोड़ गया, प्रोफेसर साहब को भी मैंने नहीं कराया और इनको मैं आ गया। अब वो मैंने घुमा दिया, फिर चंडीगढ़ में अखबारों में आंदोलन कर दिया, आंदोलन बड़ा तेज कर दिया। सरदार तारा सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, गयालाल जो है वो चेयरमैन लगाया था। प्रताप सिंह ठाकरान की बाबत जो भजनलाल ने मुझे बात कही थी, वो इनके दल बदल में गए नहीं थे जब। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। वो कहने लगे राजवीर तू 5-7 लड़कियों के एफिडेविट दिलवा दे कि ठाकरान ने पैसे लेके लगाए। मैं कहने लगा चोई साहब यो काम मुझे तो पता नहीं है कि लिए कि नहीं लिए, लेकिन मेरी मान्यता यह है उन्होंने पैसे नहीं लिए। अगर आप ऐसा समझते हो तो मशीनरी आपके पास है, आप जांच करा लो, मेरे से मैं नहीं ये काम करूँगा। मैंने ऐसे कह दी जैसे नॉर्मल, मैं यानी कि मैंने उसको सीएम ही नहीं समझा, ऐसा कह दिया। अब वो भी बात आई गई, वो ये और चिट गए, इधर से मूवमेंट ज़्यादा बढ़ा दी मैंने। अब क्या होता है, थोड़े दिन के बाद ठाकरान साहब इनके साथ पैचअप हो गए, उनको डिप्टी प्लानिंग चेयरमैन बना दिया। मैं फिर गया चोई भजनलाल के पास, माँ जी तो ठाकरान साहब दूध धोए हो गए होंगे। जा
मैं लड़का नहीं भी ला तो कुछ नहीं बिगड़ा है। खैर वो इन्होंने लगाए लुए नहीं, फिर बीच में गया लाल को मैंने घुसने नहीं दिया ऑफिस में। 6 महीने निकल गए। गयालाल जी चौधरी उदयभान तो उदयभान के बाप बता जी। हाँ, ये बोर्ड का चेयरमैन था हमारा, यानी कि उदल बदल में भजनलाल ने इनको वो चेयरमैन लगा दिया था। जी जी। हमने कह दिया घोषणा नहीं देंगे, तो हमने घोषणा भी नहीं, बड़ी तकरार चली उस दौरान। फिर एक एग्रीमेंट होकर वो मूवमेंट खत्म कर दिया कि भाई दोबारा जब लगाएंगे ना तो हम आपको लेंगे। अच्छा। वो एग्रीमेंट की कॉपी RS अग्रवाल थे सेक्रेटरी बोर्ड IAS अफसर, उनके पास मेरी भी रजामंदी थी और सरकार की भी, सरकार का दाद भी था वो, उनके पास रखवा दी, मुझे नहीं दी। ये कमिटमेंट थी अग्रवाल जी से मेरी। मंगाकर इन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज की हमारे लगाए बगैर, तो फिर मामला ये कॉपी आपको मुझे देनी होगी। बोला राजवीर मैं दे दूँगा। अब इन्होंने जी वो एडवर्टाइज कर दी। मैंने जाकर वो रात को उनको घर गया मैं, अब अग्रवाल साहब वो मेरी अमानत दे दो, मैं इसको हाई कोर्ट में करूँगा। अब वो उन्होंने मुझे दे दी। हाँ, वो भी कमिटमेंट वाला बंदा हाँ। था। सरदार कुलदीप सिंह, हीरालाल शिब्बल का लड़का यो कपिल शिब्बल, ये सब एडवोकेट मेरे खिलाफ थे। अच्छा, ये सरकार की तरफ से लड़ रहे थे? सरकार की तरफ से। और मेरे एक भगवान स्वरूप थे गुवाहाटी से। अच्छा। सीनियर एडवोकेट थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही मतलब एक लर्नेड लाइयर थे वो। अच्छा। उनको मैंने वकील किया। अब वो बहस वो रही 3-4 दिन लगातार। 27/5/1982 को जस्टिस तेवतिया और जस्टिस IS टिवाणा इन सिविल रिट नंबर 756 ऑफ 82 राजवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें फैसला हमारे हक में हो गया। अच्छा। हम मतलब सरकार को ये कहा कि भी तुम्हारी गलत मंशा है और ये रिट्रेंचमेंट है, टर्मिनेशन नहीं है, और जब जरूर तुमने एडवर्टाइजमेंट कर दी तो इनको वापस लो। मैं तो ये भजनलाल के पास फिर गया, माँ जी आप भी छोड़ो, जहाँ निमट जाए वही निमटाओ, फैसला कर दिया सरकार ने ना कोर्ट ने। मैं बोला देखूंगा। मैंने मगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। मैंने SLP फाइल कर दी इनसे पहले, केविट फाइल कर दी कि भी अगर सरकार इस मैटर में आती है मुझे सुने बगैर इसमें डिसीजन ना ले। अब इन्होंने तो जी कोई सरकार का पैसा तो घर से तो लगाना नहीं था, जाना ही था इनको। मतलब UMC भंडारे और वेणुगोपाल जी जो सॉलिसिटर, ये वकील थे मेरे खिलाफ। अच्छा, सरकार के वकील ये थे? सरकार के वकील है। पूरा मतलब एक ईगो होगी तो ये नहीं लगाने। एक JP नारंग होता था CS अफसर ना IS अफसर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, उसको भी मैंने धमका दिया था, मैं कोर्ट में मत जाना। अच्छा। मैं कोर्ट में दिखाई मत दे जाना, कभी तुम मतलब अपने उसके लिए खराब हो जाओ। अब वहाँ जी जस्टिस ES वेंकट रमैया और जस्टिस मुर्तजा फजल अली, अच्छा, इनकी कोर्ट में मेरा मैटर 3-4 तारीख लगी। आखिर में 29/11/82 को आफ्टर लंच हम SLP गवर्नमेंट की डिसमिस विद कॉस्ट, और ये बहुत बड़ी खबर छपी थी। तो फिर मैं तो भजनलाल के पास गया, माँ जब तो लास्ट तक इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, अब तो लगाओ। मैं भी देखूंगा। मैंने फिर माँ भाई वो खराब करेगा, मैंने कंटेम्प्ट फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में बाई नेम। अच्छा। अरे इधर हाई कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में कर दी। तब JP नारंग को तो भजनलाल इतना गुस्सा होते नहीं थे। बोले यार क्या तू एक मामूली से क्लर्क ने हरा दिया तेरे को, सरकार के नीचा करा दिया तेने। अब मैंने नारंग को पकड़ लिया। मगर ऐसा है नारंग साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई थी वो होगी, डिसाइड कर दी कोर्ट ने, सरकार का फैसला गलत है, अब आप हमें अपॉइंटमेंट दो। उन्होंने मतलब मैंने एक्ट निकाल दिया। माजी एक्ट में प्रोविजन पावर अपॉइंटमेंट देने का सेक्रेटरी बोर्ड को था। सेक्रेटरी बोर्ड था रणजीत सिंह।
हाँ एक HCS अफसर था। मैंने उनको कहा ऐसा रणजीत सिंह जी अब आप ये स्टेंसिल निकालो और इस पर साइन करो, शाम की बात है। मैं और कोई विकल्प नहीं आई बाप के पास, वी कांट वेट, आप इस पर दस्तखत करो। जब ये साइकिल ऑफ स्टाइल होते थे तो उस वक्त मेरे पास वहाँ 60-65 लड़के थे। तो वो मतलब भरो माँ अपना स्टेशन और जाकर ज्वाइन करो। तो 266 के 251 के लड़के सारे लग गए जो ईव रिटायरमेंट हुए, कोई 1 साल पहले, कोई 2 साल पहले। अच्छा, तो आप भी अभी रिटायर हुए? ना, मेरा तो फिर अलग मैटर हो गया। अच्छा। अब क्या हुआ, मैंने 82 में चुनाव था। अच्छा। विधानसभा का। नौकरी तब तो ज्वाइन कर ली थी आपने? हाई कोर्ट में था मुझे। अच्छा, यानी कि बोर्ड से हटने के बाद मैं हाई कोर्ट में चला गया। नौकरी लग गए थे आप? हाँ। अच्छा, आपने दूसरे ज्वाइन कराई लड़ाई लड़के? हाँ, ये फिर मार्केटिंग बोर्ड में जीत गया ना। हाँ। तो हाई कोर्ट छोड़ दिया। अच्छा। फिर मैं बोर्ड में आ गया। अच्छा। इन बिटवीन 1982 का जो चुनाव था, हसनगढ़ हल्के से मैं कैंडिडेट था। कैंडिडेट बना दिए थे आप? मैं टिकट टारती था उन दिनों में। अच्छा। तो चरण सिंह के और तो देवीलाल के थोड़े से डिफरेंस हुए थे उन दिनों में। तो हसनगढ़ हल्के से कोई 100 आदमी हर गांव से, किसी से 2 किसी से 4, मैं दिल्ली लेके गया था। अच्छा, टिकट के लिए? टिकट के लिए। मैं कहना तो देवीलाल से मेरा ठीक वो था, वो यूँ थे भी जुझारू वाला लड़का है, कई क्यों जलसे उलझे में उन्होंने देख लिया था। उन्होंने अभी ठीक है, वो आदमी कहने लगे जी आप इसको टिकट दो अब की बार। ला भी ठीक है। वो कहने लगे तो चरण सिंह के पास हो जाए भाई। तो मेरे पास लाइसेंस 9mm पिस्टल था लाइसेंस का। मुझे नॉलेज नहीं थी कि अभी वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। जैसे यूँ बैठे तो साहब को भजन मंडल सुनाने लग रहे, मूड राजी करने के लिए, तो देवीलाल के दिन के डिफरेंस हो रहे थे ना, मैं यूँ साथ बैठा था। मैं कहने लगा जी मेरे को टिकट दो हसनगढ़ से। और मैंने वो जो मेंबरशिप की स्लिप थी वह दिखाई, माँ जी ये आपका दिया हुआ है, मैं उस वक्त आपके दस्तखत। तो वो बड़े प्रभावित है कि एक पर्ची को इतनी संभाल कर रखे हुए। माँ जी यहाँ छाती का लगा कर रखी है। इन बिटवीन किसी ने क्या, ये हमारे ताऊ का ही लड़का था, इन्हें शिकायत कर दी, बोला जी पिस्तौल दे रहे तो चलो को गोली मारेगा। किसने कर दी? ये इसका भाई था सुन कुमार का छोटा। अच्छा। जब उन्होंने कही ना, बोला जी XMLA का ध्यान रखियो। मैं कहने लगा मेरी जब वो एप्लीकेशन दे रही चोई साहब ने, और मुझे बड़ा अच्छे से, और फिर करतार और ये सारे जाने थे। मैं बोला जी XMLA का हरियाणा अगर हो रहा है ये फिर इनके बच्चे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। वो शिकायत करने के बाद एकदम CID वाले तो साहब को तो ले गए और मेरा मतलब हाथ पकड़े। माँ भाई क्या बात है, आपके पास पिस्टल है? मंगाया है, ले निकालो। तो मैंने पिस्टल निकाल के मैगजीन अनलोड करके मैं ले, कोई गलत भावना थोड़ी थी। तो गांव में एक झगड़ा हुआ था, अंदेशा मुझे तब हुआ ज़्यादा, बोला आपने तो गांव में भी झगड़ा कर रखा है। मेरे भाई ने कराया था, हालांकि मैं उसमें था नहीं। फिर मगर हो ये काम तो इसने कर दिया। तुम्हारे रिसेप्शन में मैं बैठा दिया, चोई साहब को अंदर ले गए, और मैंने वहाँ से जब लैंडलाइन फ़ोन होते थे, डीजू साहब को फ़ोन कराया, पीलू मोदी जी को कराया, 1-2 को और कराया, उन्होंने चोई साहब को कराया। नजी तो इमरजेंसी में हमारा वो एतराज भी रहे हो। फिर करतार आया, करतार ने जैसे खोल लीजिए राजवीर आप मगा मैं बता गया है, उन्होंने जाकर चोई साहब को कही। तब अगले दिन हिंदुस्तान के टोटल अखबारों में खबर आई, ये यंग मैन हेल्ड विद लोडेड रिवॉल्वर एट द रेजिडेंस ऑफ चरण सिंह। तो ये एपिसोड हो गया। लेकिन अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, कुछ नहीं। लाइसेंस था आपके पास? लाइसेंस था, लेकिन इतना ही टिकट कट गया अभी। लेकिन अभी टिकट कट गई। फिर बसंती को मिली, इसको भी नहीं मिली। फिर बसंती जी को मिली और वो आ रही ना, जीती, वो जीत गए थे, MLA बनी वो। अच्छा। वो घर गई मेरे। अच्छा, बसंती वो फिर 87 में आ रही? हाँ, 82 में वो जीती। मेरी जो दादी थी, मेरी दादी गड्डी नहीं के कुंबे से थी। अच्छा अच्छा। और बसंती हमारे घर गई, भाई रे त्रिभुआ ने टिकट मिला, जाकर चुनाव लड़। अच्छा। अपनी बात भूल जाए भी, तेरे पास टिकट है। अब
धर्मेंद्र जी ये हुआ कि भी 79 में पब्लिक के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है, तो देवीलाल को 5 साल के लिए बनाया और चोई भजनलाल मतलब कहती डाल दी। अब 82 में मेजोरिटी आई तो फिर एक मैनिपुलेटिंग करके फिर कहती डाल दी, फिर भजनलाल जी बन गए। फिर भजनलाल जी बन गए। मगर यार ये जनता को कब तक ठगते रहेंगे, ये तो मवेशी भी नहीं, मतलब एक बार तो मुड़ कर खुट्टे मालिक की तरफ देखता है तो मुझे कहाँ बेच रहा है। अरे ये तो यार इंसान है, लोग पैसे देकर इनको बनाते हैं जी। ये तो बड़ा बुरा खेल खेल रहे। अब ये इन बिटवीन जो है तो छोटराम की तो वो था ही मेरे दिमाग में। ये भगत सिंह हरकार चंडीगढ़ रहते ये लिटरेचर भी मैं पढ़ मारा अपना हो गया। अब भिवानी पोस्टिंग थी जी। अच्छा। रिकॉर्ड था जितने दिन में नौकरी में रहा है, मैं किसान का जो मंडी एक्ट है उसमें प्रोविजन है उसके वायलेशन नहीं होने दूंगा। वहाँ के सारे जमींदार जानते हैं, मुझे आज भी अगर मैं चला जाऊँ तो आज भी जानते हैं। अच्छा। मैंने आड़त नहीं कटने दी। आड़ती ऐसे भागते थे जैसे डकैत भाग रहे हैं। मैं पर्ची जैसे जमींदारों को मैं एजुकेट करना शुरू करा, भैया नाजायज काटते हैं, अगर ये काटते तुम पर्ची दो, अगला काम मेरा है। मतलब वो भी काफी लंबा टसल चला है। तो शिव कुमार भिवानी से कैंडिडेट होता था, शिव कुमार अग्रवाल जी। हाँ, और हमारे बोर्ड के अफसर आ गए। वो मैं तो कुछ समय बोर्ड में रहे थे। हाँ, चंडीगढ़ तक चला गया ये मामला। तो मुझे कहने लगे जो हमारे बोर्ड के अफसर थे, राजवीर क्या कर रखे हैं, मुझे जानते थे सारे, माजी एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। जो बेचारे सुते बच्चा ने उठाकर घास काट के लाए हुए हैं, ज्वार काट के लाए हुए हैं, बरसम बेचना हुए हैं, इनके बच्चों को तो नींद भी नहीं आती पूरी। और उनकी इनके ब्रेड टोस्ट खाने वाले बच्चे उनके ये आदत काटते हैं जो गलत है। शिव कुमार कहने लगा माँ बाप भी बात सुनो शिव कुमार, मैंने यही वर्डिंग है, मेरे इस भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कोई रिश्तेदारी नहीं है। यहाँ ये जो मतदाता है तेरे हल्के के मतदाता है, तो भिवानी में जो मत पड़ता है वो भी उतनी कीमत है, और कालूवास में जो पड़ता है उसकी भी इतनी कीमत है। ये तेरे सारे जमींदार तेरे हल्के के और ये आदत काटते हैं, वो तो पूछ लो बाबू गोली। बाबू शिव कुमार जी ने कई चुनाव लड़े लेकिन विधायक नहीं बन पाए। वो विधायक नहीं बन पाए। आदमी अच्छे थे, वो आदमी अच्छा था, चेन स्मोकर थे। वो विधायक बनता 87 में, और बड़े दुर्भाग्यशाली तरीके से वो दुनिया से भी चले गए। हाँ, जूस वाले के साथ छोटे। हाँ, वो पता लगा बाद में बड़े मुझसे गए। अब क्या होता है 87 का जो चुनाव हुआ है ना, उसमें जो जीत रहा था शिव कुमार। अच्छा। हमने वो काउंटिंग भी करवाई है, इलेक्शन ड्यूटी भी करी है। फिर ही गुप्ता जी और नैन के अपने हाइड आदमी नान के और बैलेट पेपर में आग लगा दी। अच्छा, भिवानी में है ये भिवानी में हुआ। कौन हराना चाह रहा था उनको? वो तो बंसीलाल जी के आदमी थे ना, वो अलग था। अच्छा, वो तो जो बंसीलाल जी को हराया जबरदस्ती, वो कहानी तो अलग थी। ना ना बाबू, शिव कुमार किसके गुट में थे? शिव कुमार जी किसके गुट में थे? बनारसी दास गुप्ता और शिव कुमार थे कैंडिडेट भिवानी से। अच्छा, उनके मुकाबले में रहा। हाँ, उनको तो वो बैलेट पेपर में आग लगा दी। हम वहाँ थे काउंटिंग में, मैं तो देवीलाल चीफ मिनिस्टर मतलब बने ही रहे थे, बनने थे। माँ आपने तो देवीलाल की कफन में कील ठोक दी है। क्या है अगर ये शिव कुमार जीत जाता, ये भी तो यहाँ के मतदाताओं की पसंद है। हाँ, ठीक बात है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था तो यही कहती है। भागीरथ एक लाला होते थे, कई थे। खैर वो आकर फिर दोबारा बाई इलेक्शन मतलब दोबारा हुआ, तब धर्मवीर को टेंडर दे दिया, भाई गुप्ता जी को जता के लाओ, मैं इनको फिनांस मिनिस्टर बनाऊंगा। वो जीत गए। जीते, वोट तो डले मिले, आपको तो पता ही है। अब ये चलता रहा। मैं फिर ये बात आ गई 90 में, काली भेड़े पीली भेड़े काली भेड़े, ये चौटाला साहब ये रोज करें, और ये गुप्ता जी और ये मतलब बदकिस्मती जो देवीलाल ने भी एक बड़ा बयान दे दिया था कि मेरा बस चले तो बड़ियों को वोट के अधिकार से वंचित कर दूं, जबकि ऐसी मंशा कुछ थी नहीं। उस पर सारी वो हो आ गए, और फिर जिसमें ये कुनबा सारा है मतलब था चौटाला साहब के खिलाफ थे सारे सीएम इनको बदलने के लिए।
मैंने सोचा, मगर भाई राजवीर कितना किया, जिंदगी प्रायश्चित करते करते ही चली जाएगी और लोगों के साथ ऐसी ही ठगी होती रहेगी। तब इनका गेम था, वीपी सिंह की जो देवीलाल की खराबी हो गई थी, चंद्रशेखर जी को बनाया, हाँ। इधर गुप्ता को हटा दिया था, हुकुम सिंह बनाया। फिर ये एमएलए फिर हुए, भजनलाल वाला खेल शुरू होने वाला था। इस दौरान में भिवानी जलसा था अनाज मंडी में। बड़ा सोचा बेचारा को, मतलब मगा भाई नहीं यार, अगर इतनी लमकाऊ सोच अगर जो 47 के क्रांतिकारी अपनाते तो क्या देश आजाद होता। सही बात है। यूं करके मेरे को गुस्सा आ गया जब ये बड़े प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहे थे, तब बीडी गुप्ता को मुन्ने गोली मारनी पड़ी। वो जो बीडी गुप्ता को आपने गोली मारी थी? मारी थी। ओहो। तो वो रिवॉल्वर आपका लाइसेंस ही था उसी से? वही पिस्टल, वही लाइसेंस पिस्टल। तो आपको किसी ने नहीं बोला था उन्हें गोली मारने के लिए? आपकी अपनी सोच थी? मेरी अपनी। वो ये था ना, देखो ना आप, जब मासेज की अप्रोच किसी व्यक्ति को चुन रही है और उसको डकैत अगर करता है तो एक उस व्यक्ति का नुकसान थोड़ा है, जो समाज जिसने चुना है। अच्छा, कितनी गोली मारी आपने बीडी? एक ही मारी थी। एक ही गोली? कहाँ लगी उनके? वो यहाँ लगी थी। पूरा निशाना बना के मारा था आपने? तो बस निशाना का मैं वैसे ही ये कर मार दे, उसी दिन लगी उसके। ओहो। और वो बच तो गए? हाँ बच गए। उसके बाद तो 15-16 साल जिए वो। आपको कितनी सजा हुई उसमें? मुझे 10 साल की हुई। 10 साल की सजा हुई? जेल में गुजारे 10 साल? हाँ जेल में गुजारे। आपकी तो जिंदगी फिर पलट गई धनखड़ साहब। एकदम मामला, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, हाँ, बच्चे तो स्कूल गोइंग थे। हाँ। और जिस तरीके से मुझे इंटरप्रिटेशन हुई, क्योंकि वैश्य समाज का जो, मेरा कोई निजी दुश्मनी थी नहीं, आज भी उनको जो शारीरिक कसर है मुझे खेद है। अच्छा। लेकिन उसके जो कुचेष्टा थी, जिस तरीके से लोग बड़े आदमी का जो फॉलो, आप मतलब उस समय जब बीडी गुप्ता जी को आपने गोली मारी, उससे पहले के जो दिन थे आपके, या वो जो रात थी, क्या चल रहा था दिमाग में आपके? कुछ भी नहीं। ये था मगर यार, आपने ये कितने दिन पहले तय किया था कि जाके गोली मारनी है उसको? नहीं, सडन प्रोवोकेशन। अच्छा, आप रिवॉल्वर ले रहे थे? वो तो मैं हर वक्त रखता था। आपको कोई मतलब इरादा करके नहीं गए थे? ना। और आपने उनका भाषण सुना और आप अंदर से आया कि आपने गोली मार दी? वहीं बैठा था मैं। स्टेज पे बैठे थे? ना, स्टेज में नहीं, सामने बैठा था। सामने बैठे थे। बड़ी अच्छी रेपो थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए आपको बोला गया था कि ऐसा करो? किसी ने नहीं। वैसे ये था कि सब जानते थे मेरा तो देवीलाल परिवार से संबंध तो था ही। हाँ, तो ऐसा लोग मानते हैं या सुना जाता है कि उन्होंने आपको कहा था कि इनको डराना? नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं था। तो 10 साल तो धनखड़ साहब आपने तो अपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एकदम कन्वर्ट हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन हो तो आपको आज गिल्ट है इस बात का कि मुझे उनको जो शारीरिक कष्ट हुआ, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, उसका दुख है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। सिर्फ पब्लिक के साथ जो चीटिंग कर रहे थे वो मुझे तो आज भी है। और ये जब तक ये अब आप देखो क्या चल रहा है। नहीं, वो चीटिंग तो जो सारा खेल था वो तो चौटाला साहब कर रहे थे। उसमें जो बनारसी दास गुप्ता जी थे, उनका क्या दोष था? वो उस वक्त रिंग लीडर, दोबारा जो वही गेम खेला जाना था, उसके बाद एक भी एमएलए नहीं भाग गया। आपकी गोली मारने के बाद? उसके बाद एक भी एमएलए ने चू नहीं करी और चौटाला साहब ने राज किया। जेल राजवीर ने काटी। जेल आपने काटी, राज चौटाला साहब का। तो फिर कभी जिंदगी में मुलाकात हुई चौटाला साहब से? मुलाकात होती रही, लेकिन कोई वो नहीं। वो आपकी जिंदगी तो फिर कष्टों में ही गुजरी उसके बाद? हाँ, बहुत कुछ देखा आपने अपनी लाइफ में? मैं यूनियनिस्ट रहा जी, स्टूडेंट लीडर भी रहा, एम्प्लॉयज उसमें 251 आदमी। आज चीफ मिनिस्टर एक लगा कर दिखा दो। 3 साल मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब अपनी सर्विस छोड़ के भी हाई कोर्ट रिजाइन करके हाई कोर्ट में रहते तो हाई कोर्ट में करी, और फिर वहाँ से रिजाइन करा, डिसीजन हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट करी। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत ही मतलब मेरा ना वो पूरा उस दौर घूम गया दिमाग में, और चूंकि आप मेरे सारे वीडियो भी देखते हो,
बनारसी दास गुप्ता जी को एक आदमी जो इतना संघर्षशील रहा है जी? एक आदमी ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और वो अचानक से उसके अंदर से इतना एग्रेशन आता है कि वो उसको गोली मार देता है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? ये यूं है जी, एक तो जैसे जिस परिवेश में हम जीते हैं और उसकी समझ रखते हैं और उसकी हम वायलेशन देखते हैं, तो जवानी ऑनेस्ट होती है। हमेशा जवानी ऑनेस्ट होती है, बेईमानी, तुक्काबाजी, मौका परस्ती या फिर 40 आती है, 40 के बाद आती है। 40 के बाद। अच्छा। जवानी जो है ना, किसी की भी हो, वो ज़्यादा समझौतावादी नहीं होगा। कोई रेयर की तो मैं कहता नहीं, अदरवाइज मोस्टली ऑनेस्ट होते हैं। अच्छा, उस घटना के बाद आपके जीवन में बाबू बनारसी दास गुप्ता जी से मुलाकात हुई? ना, कभी नहीं, वो मर ही गए। हाँ, वो मतलब बाद में गुजरे। उनके निधन तक कोई मुलाकात नहीं हुई ना। आपकी कभी भी? एक बार हुआ था, हीरानंद आर्य होते थे कि मेले। आप जानते थे बाबू बनारसी दास गुप्ता जी को? आपकी मुलाकातें थी या वो जानते थे ये राजवीर धनखड़ है? ना, वो नहीं जानते थे मुझे। मैं उनको तो सभी जानेंगे, हाँ, वो मुझे नहीं जानते। वो नहीं जानते ना। अच्छा। ये तो जब कोर्ट में, मैं आपको बताऊं, अगर लीगली जो है ना, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। Here say evidence has no value in constitution। जैसे कोर्ट में जब पूछा ना, भाई आपको किसने बताया गोली किसने मारी है, बोला राजवीर ने बताया। ना, राजवीर ने गोली मारी है। बोला आप राजवीर को जानते हो? जब मैं कस्टडी में कोर्ट में खड़ा हूँ तो जाना था अपने आप का। हाँ, तो बोले ये है। उससे पहले तो कोई शक्ल तक भी नहीं देखी। और ये एस गर्ग कोरपसा सेशन जज था, जूही कांड के लालाबरी कर दिया। जो जूही कांड में हुआ था, वो थानेदार डीएसपी। जूही कांड क्या था? बंसी लाल के इलेक्शन में 2 कत्ल हो गए थे जूही में, तो उन्होंने बरी की। धर्मवीर हुआ था, इसने बरी कर दिए। जो धर्मवीर का झाड़ा रहे थे। और वो डीएसपी था एक सुखदेव सिंह राणा, एक इंस्पेक्टर था, उसका नाम भूल गया मैं, सिया करके था, और एक राजेंद्र गांधी था जूही का। उनको कैद कर दी। अच्छा, आपके 10 साल कहाँ, कौन सी जेल में गुजरे? है? आपके 10 साल कौन सी जेल में गुजरे? मुझे रोहतक, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, फिर सोनीपत। सीबीआई ने, मतलब जैसे सीबीआई को हैंड ओवर हो गया? हाँ। अच्छा। सीबीआई के साथ मेरा 4.5 साल अंडर ट्रायल ही गुजर गया जी। अच्छा, 4.5 साल में सीबीआई ने ट्रायल पूरी की। हाँ। उन्हें आपको दोषी माना, चार्जशीट दी। हाँ। उसने जो इंक्वायरी करी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी, उसमें मिस्टेक जोशी होते थे, एमपी कैडर के थे, आईपीएस, बड़ा अच्छा आदमी था वो। अच्छा। उनसे मेरी शुरू में, जैसे मैं और आप बैठे, वो कहने लगे जी आप मुझे सच बताना, मेरे डिपार्टमेंट में बड़ी रेपुटेशन है, कोई चीज़ आपने छुपा ली तो आप मुझे बदल देंगे, आपको तो फेस करना पड़ेगा। और अफसर, और उसको पता लग गई तो मेरी जो डिपार्टमेंटल रेप है वो खत्म हो जाएगी। आप भावुक थे ही? हाँ, मैंने कहा मैं कहा जी, मेरी सच को सच मान लो, इस बात की क्या गारंटी है? मैं तो सच बता दूं और आप सच को सच ना मानो। अच्छा। फिर मैं क्लेश हो जाएगा। मुर्गी ने तो जान दे दी और खानिया ने स्वाद नहीं आवा। तो वो बड़ा अच्छा आदमी था, उन्हें सारा मतलब सब जगह से करके पुलिस ने सब कुछ कर लिया था। तो उन्होंने रिपोर्ट दे दी, हमें कोई नई चीज नहीं मिली। अच्छा। तो शादी हो चुकी थी उस समय? हाँ, शादी हो चुकी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो आपकी जो पत्नी थी वो जेल में ही मिलने आती थी? हाँ, वही आते। तो बच्चे तो अभाव में ही पड़े फिर, या परिवार वालों ने? कभी कभी। वैसे मुझे उस दिनों में चोट बहुत लग गई थी। जेल में? नहीं, जेल से बाहर, मौके पे ही। अच्छा। अच्छा, लोगों ने पीटा होगा आपको? जिसके हाथ में जो कुछ आया वही मार दिया। आपको एक बार तो लग रहा होगा आप भी मरने वाले? नहीं, वो तो तेल ले आए थे जलाने के लिए। अच्छा। तो बीच बिटवीन, जैसे मौके वारदात से गुप्ता जी को तो तुरंत उठा ले गए, मुझे वहां छोड़ दिया पब्लिक के बीच में। पब्लिक मारो छोड़ो केम करो। अच्छा। वो तो फिर जब अभी ने इसके तेल डाल दो, मार दो इसको, हाँ, जला दो। इतनी देर में पुलिस आ गई। उन जवानों ने फटदे जिप्सी में डाला हॉस्पिटल में और फिर यह मेडिकल में।
अरे खूब लगी आपको। मेडिकल में यहाँ घुसने नहीं दिए थे गुप्ता जी की गाड़ी को। जब लड़कों को ये कहा अरे राजवीर है वो मर जाएगा, जब गेट खुल रहे परमजीत तालान वगैरह हड़ताल, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, अच्छा, जब लड़के आत्मदाह कर रहे थे यूनिवर्सिटियों में, उस टाइम का एपिसोड है। आपको काफी चोटें आई शरीर पर? मुझे 52 चोट थी एज पर एमएलआर। अच्छा, 7 यूनिट तो ब्लड लगा था यहाँ 7 यूनिट ब्लड लगा था। देखो एक तरफ तो आप इमरजेंसी का विरोध करने पे जेल गए थे, हाँ, एक फिर गोली मारने के बाद जेल और फिर जो मुलाजिमों का कराया उसमें पटेल जेल में गया, तो फिर आपने उसके बाद राजनीति की तरफ झांके फिर छोड़ दिया। अब राजनीति को सिर्फ आप हरिभूमि टीवी पे देखते हो? बस मैं आपके उन नेताओं की वो जो आपने बना रखे वो देखता हूँ डेली। कोई ऐसा नहीं है जो मैंने आपका नहीं देखा है। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा मैं यार मैं भी शेयर करूं। हमारी बात तो जब मैं वो किताबें पढ़ रहा था उस दौरान, तब मैंने एक जगह आपका जिक्र देखा था, तब भी मैंने नंबर कहीं से लेके आपको कॉल किया था। अब यहाँ आने तक मुझे याद नहीं था कि आप वो राजवीर धनखड़ मतलब जब आपने कहा ना गोली मारी, तब मुझे याद आया, मैंने कहा हो ये तो वो राजवीर धनखड़ है। नहीं तो आमतौर पे तो दर्शक देखते ही हैं, मुझे फोन भी करते हैं, तो मैं स्वागत तो सबका इसी तरीके से करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप वो क्रांतिकारी। तो ये बात कुछ तो मतलब एक धनखड़ जी एक गिल्ट सा तो रहता होगा कि यार नहीं करना चाहिए था मुझे वो काम। देखो करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये ऐसे हालात करते ही रहेंगे कि इनके साथ फिर होंगे। अच्छा, मतलब ये जो आप क्या समझते हो, ये जो राजनेता हैं, मैं मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बाद उसका यही चीजें कराएगी, ये इसके क्या परिणाम होंगे आपकी सोच इसके परिणाम जो है ना, अब आप एक बात बताओ, अब एक दादा उसकी गुलामी करो, फिर उसका बेटा उसकी गुलामी करो, फिर उनका पोता, फिर उसकी गुलामी करो, इन बिटवीन साधन संपन्न तो ये हो ही जाते हैं। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े इनके पीछे जो नारे लगाते हैं वो गरीब गुरबे हैं आज भी, वो गरीब उन्हीं घर में खुद बर्फी नहीं होती है, इनको खिलाते हैं वो। अब जो बच्चा इनके अपने चुने हुए बच्चे से ज्यादा क्वालिफाइड, टैलेंट, सिंसियर और देशभक्त, क्या उसको कभी स्ट्राइक नहीं होगी? कभी तो आक्रोश हो ही सकता है, होगी ना। जब ये आप ये देखेंगे यार इतनी मोटी गिट्टी होगी, 20 फुट लंबी कार में है यो, तो कखियो जानता नहीं, सिर्फ पैसा और फलाने खानदान का नाम लेकर, और बंधुआ मानसिक बंधुआ मजदूर मान लिए वो वोटर, तो कब तक चलेगा? एजुकेट पॉलिटिकल अवेकनिंग तो आए तो की ना तेरे सुबह, तो छोकरान की पॉलिटिकल अवेकनिंग ही तो थी जो इतना बड़ा काम कर गए। तो देवलाल की पॉलिटिकल अवेकनिंग ही तो थी जो मास लीडर बन गए, यही तो थी ना। यही थी। तो ये तो सिर्फ तो चरण सिंह थे जिन्होंने जीते जी कहा था मेरा लड़का तुम्हारे हित की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ा है, वो करे। सुना है मैंने, सिगरेट भी पीता है। हाँ, और ये तो सबको लॉन्च करते हैं, ये भवे अच्छा क्वालिफाइड विदेशों में पढ़ा, क्या जरूरत है इसको, यहाँ कोई और तो पैदा करने बंद होगी। देखो मैं भव्य की बात नहीं कर रहा, कुछ राजनेताओं के लिए तो ये व्यवसाय है, पीढ़ी दर पीढ़ी, दर पीढ़ी चल रहा है, लोग जिता रहे हैं, लोग जिता रहे, वो लोग तो ये हो गया ना जी, विकल्प का अभाव है। और या फिर आप एक और बताओ, अच्छे आदमी को लोग भी तो वोट नहीं देते, आप खड़े हो जाओ नहीं देंगे लोग, वक्त लगता है। आप एक बात देखो, एक दूध या 1 क्विंटल दूध बेचने के लिए 100 ग्राम घूमता है ना। हाँ, और उधार बेचता है, और दारू जो है ना नगद देकर शाम को लाइन लग जाती है। पता तो है ना, पता तो है। ये वही है, ये जो पॉलिटिशियन है ये धन अर्जित करके फिर लोगों का मतलब पावर इनके पास। हाँ, मुझे पता है कि धर्मेंद्र जी के पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो एसपी पकड़ेगा, कोई बात होगी, मेरी कोई अप्रोच नहीं, तो आना पड़ेगा ना जी। तो ये चीज मतलब बचा कर जो रख रहे हैं ये, कोई इसीलिए तो कर, ना देने की जरूरत है, रोटी के भूखे हैं ये, फिर लोगों में मतलब एक प्रभाव बना रहे। जी। इनका घर चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ से निकल के घर खाली बहादुर के में,
रोहतक आ गए, रोहतक में भी कोई ना कोई पाओगा। यहाँ बहादुर है, 2 दिन यहाँ रहेंगे, हिमाचल में चले गए, वहाँ घर है। तो इन बहादुरों के जिम्मे घर है, एक घर, एक उसको छत नहीं, बीमारी में दवाई नहीं, वस्त्र मौसम मुताबिक वस्त्र नहीं, तो ये किन की देन है? तालीम नहीं, इलाज प्रॉपर समय पे नहीं। आप गांव में हालत देखो, बुजुर्ग ने मर जाता, आदमी कहे है बेटा क्यों पीछे लावत रह कर जो जहरा मन तो जाना है, एक तरफ यह हालत है। ऐसे कहते हैं बुजुर्ग, कह देते हैं कि भाई मन तो जाना है, तू क्यों बेटा कर्जदार हो। अब डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने उस वक्त संसद में कहा था कि भी शिक्षा चिकित्सा जब तक समान नहीं होगे, नेहरू जी आपका समाजवाद कुछ नहीं है। जब शिक्षा एक नहीं, चिकित्सा एक नहीं। मैं राजवीर जी, मैं पता नहीं क्यों मेरा फिर और कुछ बातें करने का आपसे मन करता है कि मैं जैसे आपकी बातें सुन रहा हूँ, छोटराम को आपने पढ़ा, भगत सिंह जी को आपने पढ़ा, आपने लोहिया जी को पढ़ा, जेपी जी को पढ़ा, चरण सिंह जी को पढ़ा, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जैसे युवा किसी को गोली मारने जैसा काम कैसे कर सकते हैं? कुछ तो इसको आप तंग हुआ जो आदमी होता है ना जी, जैसे वैचारिक तंगी होगी मान लिया, मतलब आप अच्छी भली नौकरी लग गई, हाँ, आपका जीवन सेटल था। आम आदमी जो अपने घरों में ये सारे एक नौकरी लग जाए बस जिंदगी क्या, हाँ बहुत थी, आपकी भी गुजर जाती। हाँ। तो इस पे तो धनखड़ जी मुझे लगता है कि सोचना चाहिए हम सबको ना, कि हम अपने युवाओं को क्या दिशा दे रहे हैं। ये जो मैंने वो जो बात गिरा है ना आपको, जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे, हमारी जो पीढ़ी आने वाली जो पीढ़ी है ना, अब भगत सिंह हर को पढ़ रहे हैं ना, हाँ पढ़ रहे हैं, छोटराम को भी पढ़ रहे हैं लोग, छोटराम को पढ़ रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले को भी पढ़ रहे हैं लोग, खुद के निकाल रहे हैं। ठीक है ना जी। तो ये जो एक वैचारिक जो मतलब इसको विस्फोटक कह लो, वैसे तो ये मानने नहीं, तो लोग फिर मनाओ तो गए ना इनमें। अभी कितनी उम्र कितनी होगी आपकी? मैं 17वें साल में हूँ। 70 साल, जिसमें से 10 साल जेल के। हाँ, बाकी संघर्ष में ही गया जी सारा। तो बच्चे क्या करते हैं, सब सेटल हैं? हाँ, बेटा एडवोकेट है जी। अच्छा, गुड़गांव है। अच्छा, ये मुझे चिंता नहीं है। हाँ। ये तो 6 फुटे 2 पोते हैं। अच्छा, एक सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, एक +1 में है। तो वो रिवॉल्वर तो आपका जब्त हो गया होगा उसमें? रिवॉल्वर तो जब्त हो गया होगा, वो तो केस प्रॉपर्टी बन गया। केस प्रॉपर्टी बना दिया। फिर दोबारा लेने की तो आपकी ना, अब तो मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, अब तो हथियार की तरफ जो है ना, मतलब जैसे कोई, पहले मैं बहुत शौकीन था। अच्छा, जैसे गन थी और ये इम्पोर्टेड पिस्टल था, शौक था, शौक में लिए थे भी रखेंगे। आपको बताऊं, मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाता था, मैं किताब पढ़ता चंडीगढ़ स्टैंड में यूँ कहते भाई चंडीगढ़ आ जाओ उतरो। अच्छा, पढ़ते रहते थे? पढ़ता ही चला जाता था, भगत सिंह की किताबें होती थी, इसकी सारी पढ़ी है मैंने, फिलोसफी ऑफ बम और ये वो सब। चलो धनखड़ जी, मेरे अब तक के जितने भी इंटरव्यू लिए हैं ना, ये सबसे चौंकाने वाला इंटरव्यू क्योंकि सबसे वो है कि मुझे याद नहीं था कि आप वो आदमी हो। वो तो जब आपने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई और जब आप उस पे पहुंचे ना, तब मेरा रिवाइंड होगा, पूरा फिल्म नहीं घूमती है, मैंने कहा वो धनखड़ जी हैं ये। चलो, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि राजवीर धनखड़ जी के विचार, मुझे लगता है कि इनके सबसे बड़ी बात यह है कि इनके विचारों में एक सच्चाई है बहुत जबरदस्त। और आजकल के ये जो युवा हैं, ये इस बात का चिंतन करें कि तुम्हारा दादा भी उनके नारे लगाता था, तुम्हारा बाप भी उनके नारे लगाता था, और आज तुम भी उनके नारे लगा रहे हो। तुम्हारे घरों में क्या बदला, जबकि उनके कोठियां बन गई, उनके बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, उनकी पेंशन मिल रही है, उनको पेंशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जमीन है। तो राजवीर धनखड़ जी की जिंदगी से आप ये तजुर्बा ले सकते हो दोस्तों कि इन नेताओं के चक्रों को बंद करो, इनके नारे लगाने बंद करो, या तो आप खुद नेता बनो या फिर अपना काम धंधा करो। क्यों राजवीर? बिल्कुल।
स्वावलंबी दोस्तों, बनो। धनखड़ जी से बिल्कुल मेरे विचार मेल खाते हैं कि आप लोग स्वावलंबी बनो। और इस जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने हरिभूमि टीवी पर डाली है, उसमें धनखड़ जी से मिलके मुझे बहुत आनंद आ जाया है और इनके विचार बहुत क्रांतिकारी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो 10 साल इन्होंने अपने जीवन के जो जेल में गुजारे हैं, वो भगवान इनको 10 साल एक्स्ट्रा दे जीवन जीने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार।